अ, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास रीतिकाल पर बात करेंगे। वैसे तो पिछली क्लास में रीतिकाल का हमने सामान्य परिचय दिया था, जिसमें यह बताने का प्रयास किया था कि रीतिकाल का उदय जो है रीतिकाल का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या उसके पीछे परिस्थितियाँ थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कविता में अंतर क्या है, और रीतिकाल का नामकरण पर हमने एक प्रकार से संक्षिप्त चर्चा की थी। तो आज हम अपनी कक्षा में रीतिकाल पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे, जिसमें पहला जो अध्याय है, पहला जो टॉपिक है, उसमें हम रीतिकालीन कविता के प्रेरणा स्रोत पर, अर्थात रीतिकालीन कविता के उद्भव की क्या परिस्थितियां रही है, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि रीतिकालीन कविता के उद्भव की परिस्थितियाँ क्या थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोट से हम लोग शुरू करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को एक विचित्र संयोग कहा है। भक्ति काल के सांस्कृतिक जागरण और उसके जनोन्मुख काव्य के बाद रूढ़िबद्ध जनजीवन से कटी हुई नायिका भेद और अलंकार शास्त्र से बंधी हुई शब्द कौशल के सहारे टिकी हुई दरबारी संस्कृति से जुड़ी हुई कविता का आना और लगभग 200 वर्षों तक प्रभावशाली बने रहना महज विचित्र संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक त्रासदी है। मतलब ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रकार से वो विचित्र संयोग और ऐतिहासिक त्रासदी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में रीतिकालीन कविता के सीमित भाव क्षेत्र, श्रृंगार प्रियता और साहित्यिक सुरुचि के अभाव की चर्चा की। इस कविता के उद्भव के कारणों की छानबीन करते हुए उन्होंने कहा कि इसका कारण, अर्थात रीतिकालीन कविता का कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजाओं और महाराजाओं की रुचियां थी, जिनके लिए जीवन में वीरता और कर्मण्यता के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया था। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रकार से रीतिकालीन कविता के वर्गाधार को बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया। जिसे हम रीतिकालीन कविता कहते हैं, वह वास्तव में दरबारी कविता है, जिसकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही थी। जैसे लक्षण ग्रंथ, अलंकारवाद, चमत्कारवाद, सुक्ति प्रियता आदि प्रवृत्तियाँ उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में मिलती हैं। रीतिकालीन कविता ने उसी साहित्य से अपना संबंध जोड़कर अपने उद्भव की परिस्थितियाँ तैयार की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या मत है रीतिकाल पर, उसके बारे में बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकालीन कविता पर अपभ्रंश और प्राकृत की सत्सई परंपरा, स्तोत्र साहित्य अर्थात स्तुतिपरक साहित्य एवं काम शास्त्र का प्रभाव दिखाते हैं। इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने रीतिकालीन कविता पर उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का प्रभाव दिखाया है। रीतिकाल पर उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का प्रभाव दिखाते हुए कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कविता शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान है। यदि संस्कृत का प्राचीन साहित्य, विशेषतः रामायण और महाभारत, भक्ति काल के वैष्णव काव्य को प्रभावित करता है, तो उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की पतनशील परंपरा के मूल्यों को लेकर चला, जबकि प्राचीन संस्कृत साहित्य की उदात्त परंपरा के मूल्य भक्ति काव्य में प्रतिबिंबित हुए। द्विवेदी जी अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल की जनजीवन से विच्छिन्न कविता पर अपनी राय जाहिर करते हुए वे कहते हैं कि नायक और नायिकाओं, श्रृंगार और संचारी भावों के पूर्व निर्धारित वर्गीकरण का आधार लेकर कविगण बंधे सधे सुर में बंधी सधी बोली की कवायद करने लगे।
उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का प्रभाव ही उन्हें चालित कर रहा था। लेकिन रीतिकालीन कविता की व्याख्या उस पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव दिखा देने से ही पूरी नहीं हो जाती, और न ही प्राकृत और अपभ्रंश की सही परंपरा स्त्रोत साहित्य का प्रभाव दिखाने से पूरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि रीतिकालीन कविता का वर्गाधार स्पष्ट किया जाए। यह बताना कि रीतिकालीन कविता किस तरह के लोगों का और किन की जरूरतों का काव्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रीतिकाल के समाज में दो प्रकार की श्रेणियां थी। एक श्रेणी उत्पादक वर्ग की थी, जिसमें किसान और किसानी जीवन से संबंध रखने वाले लुहार, कुम्हार, बढ़ई आदि जातियां इसके अंतर्गत आती थीं। दूसरी जो श्रेणी थी वह उपभोक्ता वर्ग की श्रेणी थी, जिसमें राजा, नवाब, रईस, मनसबदार, छोटे छोटे सामंत आदि आते थे। यहाँ द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक वर्ग उत्पादक वर्ग का था और दूसरा वर्ग उपभोक्ता वर्ग का। उत्पादक वर्ग में मुख्यतः किसान और मजदूर आते थे, और उपभोक्ता वर्ग में राजा, रईस, नवाब, छोटे छोटे सामंत, मनसबदार, सेठ और बड़े व्यापारी आदि आते थे। इन दोनों वर्गों के बीच भी एक तीसरा वर्ग था, जिसमें चित्रकार, नर्तक, मूर्तिकार, कवि और अन्य कलावंत अर्थात अन्य कलाकार आदि आते थे। ये पैदा तो उत्पादक वर्ग में होते थे, लेकिन राजाओं, नवाबों, रईसों का मनोविनोद करके, मतलब मनोरंजन करके उनकी जीविका चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। रीतिकालीन कविता राजा, रईस, नवाब आदि इसी बिचौलिए वर्ग के लिए लिखी गई कविता है। इसी बिचौलिए वर्ग को अपने लिए जिस तरह के राजाओं का मनोरंजन करना था, उसके जीवन से इनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन वे उनकी रुचियों को जानते थे। इसके लिए उन्हें पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता थी। यह पुस्तकीय ज्ञान उन्हें उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में ही मिल सकती थी। इनकी ज़रूरतें थी शब्द कौशल, नायिकाभेद और श्रृंगारिकता। ये तीनों चीज़ें संस्कृत के अलंकार शास्त्र, दशरूपक और रति रहस्य और रसमंजरी एवं श्रृंगारिक काव्यों में उपलब्ध थी। इसलिए रीतिकालीन कवि भक्तिकाल और आदिकाल आदि को अचानक फलांगते हुए अचानक उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य और काम शास्त्र की दुनिया में पहुंच जाते हैं। हर दौर का रचनाकार अपनी ज़रूरतों के कारण ही एक विशेष ढंग की परंपरा से जुड़ता है। रीतिकालीन कवि भी सामंती और दरबारी ज़रूरतों के कारण ही उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की ओर मुड़े, और वहीं से अपनी काव्य सामग्री लेकर उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं के लिए कविताएं लिखी। उन कविताओं से उन्होंने अपना मनोरंजन किया। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के बारे में क्या कहते हैं, उस पर हम अपनी एक राय, उनकी राय को जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन कविता पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि घोर सामाजिक और उस अवस्था में, उस राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। घर में न शास्त्र चिंतन था, न धर्म चिंतन। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था, काम। जीवन की बाह्य आवश्यकताओं से आहत मंद नारी के अंगों में मुंह छिपाकर बेसुध विभोर तो हो जाता था। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ने सामंतों, रईसों की कुरुचि को जनता की कुरुचि बताकर रीतिकालीन कविता के वास्तविक वर्गाधार को छिपा लिया। यदि इस युग में निराशा के कारण लोग नारी के अंगों में मुंह छिपाते
तो उस उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य के युग में जब इस निराशा का कोई कारण नहीं था, तो फिर श्रृंगार प्रियता, शब्द कौशल, नायिका भेद की रुचि क्यों दिखाई पड़ी? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि रीतिकालीन कवि श्रृंगार के शराब में गम गलत करने वाले कवि नहीं थे, और न ही इनका काम क्षेत्र घर की चहारदीवारी तक सीमित था। ये कवि तो अपनी ज़रूरतों से भी अधिक राजा की ज़रूरतों को लेकर चलते थे। ये राज दरबारों की गुलगुली गिल में और गलीचे पर बैठकर राजाओं की काम वासना को अभिव्यक्ति देते थे। इनकी कविता राजाओं या अपने विलासी आश्रयदाताओं की रुचियों से पैदा हुई थी। इसी कारण यह नारी के देह के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती हुई प्रतीत होती है। रीतिकाल के कवि उन राजाओं के दरबारी कवि हैं जो मुगल दरबार के दरबारी थे। मुगल दरबार ने अपनी दरबारी राजाओं और रईसों को सैन्य चुनौतियों से मुक्त कर दिया था। ये बादशाह के नाम पर 1 का 2 कर वसूलते थे और उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख करके मुगल दरबार में शेष हिस्सा वे जमा कर देते थे। उनके समय में न तो राजनैतिक आंदोलन था और न ही धार्मिक आंदोलन। इन्हें अपना धन न तो धर्मशाला बनाने पर खर्च करना पड़ता था, न पाठशाला बनाने पर। इसलिए वे इस धर्म को अपने मानसिक शारीरिक इसलिए वे उस धन को अपने मानसिक शारीरिक विलास पर ही खर्च कर सकते थे। रीतिकालीन कविता आश्रयदाताओं के मानसिक विलास का ही साधन थी। इसके कवि दरबारी के भी दरबारी थे, इसलिए इनमें दोहरी दरबारी संस्कृति झलकती है। तो आज के ऑनलाइन कक्षा में हमने ये देखा कि रीतिकालीन कविता जो है उसकी उपज कैसे हुई, कैसे रीतिकालीन कविता का उदय हुआ, और कैसे जो एक उत्पादक वर्ग के अंदर जो कलाकार थे, जो कवि थे, जो नर्तक थे आदि अपनी ज़रूरतों के कारण वो उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की ओर मुड़ते हैं और राजाओं की रुचि के अनुसार वे कविता लिखते हैं, जिससे उनका जो है एक तरीके से गुजारा हो सके। तो मतलब एक तरीके से वो अपने जीवन यापन के लिए अपने जीवन यापन की ज़रूरतों के लिए या अपने जीवन यापन के लिए वे राजाओं की रुचि के अनुसार कविता लिखते हैं। और इसके लिए उत्तर संस्कृत साहित्य जैसे रति रहस्य, 10 रूपक और आदि नायिका भेद के ग्रंथ वगैरह, तो इन चीज़ों की तरफ वो मुड़ते हैं और उसी से अपना वो काव्य सामग्री तैयार करके वो राजाओं के लिए तैयार करते थे। तो मुख्य रूप से रीतिकालीन कविता इसी की उपज है। अगली क्लास में हम लोग रीतिकाल के अन्य दूसरे जो पाठ हैं, हम लोग रीतिकालीन कविता में कितने तरह के कवि हैं उनका स्पष्ट उल्लेख करेंगे और क्या अंतर है उन लोगों में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।